गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया एक्सरसाइज 1.1 का, यदि a बराबर x से a दिया गया x और यहाँ पे क्या है, x एक पूर्णांक है, x बिलोंग्स टू z है, और तथा 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 और 12 के बीच में है, 0 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। तो इससे एक रिलेशन दिया गया a टू a में, एक सेट a से a में एक रिलेशन r दिया गया है कि r बराबर है a कामा b सच दैट मॉड a माइनस b 4 का गुणज है, और सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। पहले हम रिलेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा a कामा b लिखना है। देखिए सेट अगर a देखा जाए तो सेट a हमारा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक, ये सेट a है। तो हमें रिलेशन r बराबर a क्रॉस a में एक संबंध लिखना है, a कामा b कि मॉड a माइनस b 4 का गुणज हो, मॉड a माइनस b 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए एक तो हो जाएगा 0 कामा 0, देखिए 0 से 0 गया, 0 रहेगा और 0 तो 4 का गुणज होगा। उसके बाद में 4 का गुणज मतलब 4 से वो विभाजित हो जाए मॉड a माइनस b। उसके बाद में 0 कामा 4 होगा, 0 कामा 8 होगा, 0 कामा 12 होगा। इसमें मॉड a माइनस b 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है। उसके बाद में आएगा 1 कामा 1 आएगा, फिर 1 कामा 5 आएगा, 1 कामा 9 आएगा, बस 1 कामा 12 ले नहीं सकते यहाँ पे, 1 कामा 9 आएगा और 1 कामा अगर 13 होता तो 12 आता। उसके बाद में 2 कामा 2 होगा, एक आएगा 2 कामा 2, फिर आएगा 2 कामा 6, फिर आएगा 2 कामा 10, फिर इसके बाद में आएगा 3 कामा 3, 3 कामा 7, 3 कामा 7, 3 कामा 8 होना चाहिए, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 8 होना चाहिए, 3 कामा 11। फिर उसके बाद में आएगा 4 कामा 4, 4 कामा 8 और 4 कामा 12। फिर आएगा 5 कामा 5, 5 कामा 1। देखिए मॉड a माइनस b 4 का गुणज आना चाहिए, तो 5 माइनस 1 4 आएगा, 5 कामा 1, 5 कामा 1 और 5 कामा कितना कर दें, 4 आ जाए 8 आ जाए, तो 5 कामा 1 5 कामा 8 आने के लिए आगे आएगा नहीं, 5 कामा 1 ही आएगा। बाकी 5 कामा और कुछ करते हैं तो 5 कामा 2 करते हैं तब भी 4 का गुणज नहीं आएगा, 5 कामा 3 करें तब भी 4 का गुणज नहीं आएगा, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 6, 5 माइनस 7, 5 माइनस 8 ये कोई नहीं आएंगे, ठीक। उसके बाद में ये आएगा 6 कामा 6, फिर आएगा 6 कामा 6 आएगा और 6 कामा 10, 6 कामा 10 और फिर आएगा 7 कामा 7 और फिर आ जाएगा 7 कामा 11। अगला आएगा 7 कामा 11। फिर उसके बाद में आएगा 7 कामा 11 आएगा और फिर आएगा 8 कामा 8, फिर 8 कामा 12, फिर आ जाएगा 9 कामा 9, फिर आ जाएगा 9 कामा 1 आ जाएगा 1 और एक आएगा 9 कामा 9 और एक 10 कामा 2 आएगा और एक 6 में ये भी आ जाएगा 6 कामा 2।
एक 10,2 आएगा और एक 10,2 10, कुछ ऐसा करें यहाँ पे 10,6 4 आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा 10,10। फिर अगला आएगा, हमें करना क्या है, ऐसे अवयव लेने हैं 0 से लेकर 12 तक जिनका अंतर x और y या a और b का अंतर 4 का गुणज आ जाए। 10 के बाद में आएगा 11, 3 एक आ जाएगा 11,3 एक आ जाएगा 11,3 आया और एक आएगा 11,7 और एक आ जाएगा 11,11। फिर एक 12 वाला देख लें, एक आ जाएगा 12,0 आएगा, एक आ जाएगा 12,4, एक आएगा 12,8, एक आ जाएगा 12,5। इतने रिलेशन आएंगे, इसमें इतने एलिमेंट आएंगे जिनमें मान a माइनस b जो है वो 4 का गुणज होता। अब देखते हैं क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखेंगे। स्वतुल्य संबंध में देखिए, अगर सभी विकर्ण अवयव हैं तो संबंध स्वतुल्य होगा। बाकी इस प्रकार से भी देख लीजिए, स्वतुल्य में जो संबंध ए का बी से है वही संबंध ए का ए से हो जाए तो संबंध स्वतुल्य कहलाता है। तो स्वतुल्य में देखिए, मॉड ए रिलेटेड बी कैसे दिया गया है, ए रिलेटेड बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। वैसे भी देख लीजिए, सभी विकर्ण अवयव इसमें है, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 12। सभी विकर्ण अवयव इसमें दिए गए हैं, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। बाकी इस प्रकार से लिख सकते हो कि ए और बी के बीच रिलेशन किस प्रकार से है कि मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। अतः मॉड ए माइनस ए बराबर 0 आएगा और 0 भी तो 4 का गुणज होगा, भी 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड ए। ए रिलेटेड बी क्या है कि मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो ए रिलेटेड ए माइनस ए 0, ये भी 4 का गुणज है। तो इसका मतलब जो संबंध ए का बी से है वही संबंध ए का ए से आ गया। तो अतः संबंध कैसा है, अतः संबंध स्वतुल्य है। उसके बाद में सममित देख लें, सममित संबंध। तो सममित संबंध में सममित ए और बी के बीच रिलेशन क्या दिया गया है, ए रिलेटेड बी क्या है, सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है, मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। अतः मॉड बी माइनस ए को हम क्या ले सकते हैं, मॉड बी माइनस ए को ले सकते हैं मॉड माइनस ए माइनस बी, और माइनस मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का रहेगा, तो मॉड बी माइनस ए बराबर हो जाएगा प्लस का मॉड ए माइनस बी, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से आ गया, मतलब ए माइनस बी भी 4 का गुणज है, भी 4 का गुणज। देखिए हमें पता है कि मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है, और मॉड बी माइनस ए मॉड ए माइनस बी के बराबर ही तो आया, तो मॉड बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। तो जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः बी रिलेटेड ए, अतः संबंध कैसा है, सममित। आप स्वतुल्य देख लीजिए, संक्रमक देख लीजिए। संक्रमक संबंध के लिए मान लेंगे, संक्रमक संबंध माना ए रिलेटेड बी और
बी रिलेटेड सी, सच दैट क्या है कि मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, और मॉड बी माइनस सी 4 का गुणज, 4 का गुणज है। तो मॉड हमें क्या निकालना है, मॉड ए माइनस सी, हमें दिखाना है कि मॉड ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। तो ध्यान दीजिए मॉड ए माइनस बी में जो भी संख्या आएगी वो 4 या 4 का गुणज होगी, और ये वाली संख्या भी 4 या 4 का गुणज होगी। तो जब दो संख्या 4 या 4 का गुणज है तो उनका योग या अंतर, उसमें से पहली संख्या ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 5 है, 4 का गुणज होगा। अब ये संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 1 और 9 भी तो 4 का गुणज होगा। यहां पे लिख सकते हैं अतः मॉड ए माइनस बी भी, ए माइनस सी भी 4 का गुणज है। देख सकते हो इसे, देखो ऐसे देखिए, जैसे 3, 7 कोई भी देख लीजिए एलिमेंट, 3, 7 फिर 7, 11, 3, 7 और फिर 7, 11 इसमें है। तो क्या 3, 11 है इसमें? है। कोई भी देख लीजिए, देखिए 4, 8 फिर 8, 12, 4, 8, 8, 12, तो कहीं 4, 12 होगा इसमें, 4, 12 कहीं पे देख लीजिए, यहां पर 4, 12 दे दिया गया। ऐसे देखिए 2, 6 और 6, देख लीजिए कहीं 2, 6 और 6, 10 ऐसा दिया गया। तो कहीं पर 2, 10 भी होगा, तो 2, 10 दिया गया। तो जो संबंध ए का बी से है और वही संबंध बी का सी से है, तब यदि वही संबंध ए का सी से है तो संबंध क्या है, संक्रमक है। कोई भी इसमें एलिमेंट दे सकते हो, किन्हीं भी दो में देखिए, जैसे ऐसे देख लीजिए 0, या 1, 1 देख लीजिए, फिर 1, 5 देख लीजिए। तो क्या 1, 5 इसमें है, यही 1, 5 दिया है। और फिर विकर्ण अवयव देखने की जरूरत नहीं, 1, 9 देख लीजिए, फिर 9, को देख लीजिए, 9, देख लीजिए तो 1, 9 इसमें है, या 9, 1 देख लीजिए तो 1, 1 भी इसमें है। तो इसका मतलब संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रमण। तो अगर a मॉड a माइनस b 4 का गुणज है, मॉड b माइनस c 4 का गुणज है, तो मॉड a माइनस c भी 4 का गुणज होगा। अतः संबंध कैसा है, अतः संबंध संक्रमक है। क्योंकि ये वाला संबंध, तीनों संबंध है स्वतुल्य सम्मित संक्रमक, अतः दिया गया संबंध कौन सा संबंध है, जब कोई संबंध स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक तीनों होते हैं तो क्या कहलाता है, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। इसको देख के भी हम बता सकते हैं और बाकी इस प्रकार से चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक संबंध दिया गया है, r बराबर p कामा q, सच दैट कि बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी समान है, और हमें पता करना है कि यह तुल्यता संबंध है। इसके लिए ये क्या संबंध होना चाहिए, स्वतंत्र हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रमक हो जाए। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देखेंगे। देखिए a रिलेटेड b क्या दिया गया, p रिलेटेड q किस प्रकार से है, सच दैट p की मूल बिंदु से दूरी बराबर है q की मूल बिंदु से, ऐसा दिया गया। p और q में क्या रिलेशन दिया गया, p रिलेटेड r इस प्रकार, p रिलेटेड q इस प्रकार से है कि p की मूल बिंदु से दूरी बराबर है q की मूल बिंदु से दूरी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है जैसे q की मूल बिंदु से दूरी, p की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा p की मूल बिंदु से दूरी, p की मूल बिंदु से
दूरी। देखिए P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब क्या हुआ, जब P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी है तो P रिलेटेड Q है। यहाँ पर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज P रिलेटेड P, अर्थात P का संबंध P से हो गया, अर्थात जो संबंध P का Q से है वही संबंध P का P से हो गया। तो अतः संबंध क्या है, अतः संबंध समतुल्य है। अब सममित देख लीजिए, सममित देखिए P और Q के बीच रिलेशन क्या है, P रिलेटेड Q सच दैट P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज Q की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। ध्यान दीजिए P का Q से संबंध किस प्रकार से, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी। तो इसका मतलब Q का वही संबंध P से हो जाएगा। भाई P का Q से क्या संबंध है कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी। अगर Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी होगी तो इसका मतलब Q रिलेटेड P होगा, और ऐसा कर सकते हैं भाई ये दूरी इस दूरी के बराबर है तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज Q रिलेटेड P। इसका मतलब जो संबंध P का Q से है वही संबंध Q का P से है। तो अतः संबंध क्या है, अतः संबंध क्या होगा, सममित है, सममित है। अब संक्रमक देख लें, थर्ड है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए हम मान लेंगे कि मूल बिंदु की P से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी, तथा Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है P की मूल बिंदु से दूरी। दो संबंध हमको पता चल गए। उसके बाद तीसरा संबंध देखेंगे कि संक्रमक है या नहीं है। तो थर्ड संबंध इसका है संक्रमक संबंध। अगला देखेंगे संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध में हम मान लेंगे कि P रिलेटेड Q सच दैट P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, और P रिलेटेड Q इतना है Q रिलेटेड R। Q रिलेटेड R मानेंगे Q की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है R की मूल बिंदु से दूरी। हमने क्या माना है कि जो संबंध P का Q से है वही संबंध Q का R से है। तो यदि वही संबंध P का R से आ जाता है तो संबंध कैसा होगा, तब संबंध संक्रमक हो जाएगा। तो देखिए इधर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है R की मूल बिंदु से दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगी R की मूल बिंदु से दूरी। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी R की मूल बिंदु से दूरी, R की मूल बिंदु से दूरी। इससे क्या पता चला, दिस इंप्लाइज P रिलेटेड R। तो जो संबंध P का Q से है
वही संबंध Q का R से हो, तब यदि वही संबंध P का R से हो जाता है तो ऐसा संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। तो ऐसा आ गया भाई, इन दोनों में P और Q की दूरी बराबर है, यहाँ पे Q और R की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब P और R की दूरी भी बराबर होगा, तो P रिलेटेड R होगा। अतः संबंध कैसा है? अतः संबंध संक्रमक, क्योंकि जो संबंध दिया गया था वो सममित भी है, सतुल्य भी है, संक्रमक भी है, तो दिया गया संबंध क्या होगा? अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। देखिए जहां पे बराबर आ रहा है, बीच में संबंध काहे का आ रहा है? बराबर का, तो हमेशा तुल्यता संबंध होगा। देखिए किसी समुच्चय A में एक संबंध R दिया गया है कि R बराबर है T1 कामा T2, जहां पे T1 T2 के समरूप है, मतलब ये T1 T2 त्रिभुज दिए गए हैं और त्रिभुज T1 जो है त्रिभुज T2 के समरूप है, और सिद्ध करना है कि ये संबंध कैसा है? ये संबंध तुल्यता संबंध है। तो ये सममित होना चाहिए, सतुल्य होना चाहिए और संक्रमण होना चाहिए। तो सबसे पहले सतुल्य देख लें। सतुल्य देखिए R दिया गया है किस प्रकार से? रिलेशन T1 रिलेशन T2 किस प्रकार से दिया गया है कि T1 T2 के समरूप है, समरूप है। तो देखिए प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, स्वयं के समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज सर्वांग सम कहते तब भी प्रत्येक स्वयं त्रिभुज जो है स्वयं के सर्वांग सम भी होता है और स्वयं के समरूप होता है। तो T1 T2 के समरूप है तो T1 T1 के समरूप होगा, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, सिंपलाइज T1 T1 के समरूप है। अगर T1 T2 के समरूप है तो T1 T1 के भी समरूप होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो T1 T1 के अगर समरूप है दिस इंप्लाइज T1 रिलेटेड T1, अर्थात जो संबंध T1 का T2 से है वही संबंध T1 का T1 से भी है। तो अतः संबंध कैसा होगा? अतः संबंध सतुल्य है। आज सममित देख लीजिए, सममित देखिए T1 और T2 के बीच क्या रिलेशन है? T1 रिलेटेड T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। देखिए T1 और T2 में क्या रिलेशन है कि T1 जो है T2 के समरूप है, ये T1 और T2 के बीच संबंध है। तो जो T1 का T2 के से संबंध है, यदि वही संबंध T2 का T1 से आ जाए तो संबंध सममित हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। भाई एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज पहले के भी समरूप होगा। भाई ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज जैसे मान लिया एक त्रिभुज ABC है, ABC, और दूसरा त्रिभुज PQR है। अगर ABC PQR के समरूप है तो PQR भी तो ABC के समरूप होगा। तो यहाँ पे T1 और T2 में रिलेशन दिया गया, T1 T2 के समरूप है, अतः इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2 T1 के समरूप है, T1 के समरूप है। तो देखिए T1 रिलेशन T2 का भाई जब T1 T2 के समरूप है, और जब T2 रिलेशन T1 है तो इसका मतलब T2 T1 के जब समरूप होगा तो दिस इंप्लाइज T2 रिलेटेड T1। देखिए T1 रिलेटेड T2 कब लिखा जाता है? जब T1 T2 के समरूप है, और जब T2 T1 के समरूप होगा तो क्या लिखा जाएगा? T2 रिलेटेड T1। तो अतः संबंध कैसा हो गया? अतः संबंध कैसा है? सममित, सममित। उसके बाद में देखेंगे संक्रमक, संक्रमक संबंध। संक्रमक में मान लेंगे कि T1 रिलेटेड T2 और T2 रिलेटेड T3 सच दैट इस प्रकार से हैं, सच दैट T1 T2 के समरूप है, T2 के समरूप है, और T2 T3 के समरूप है,
ठीक है, हमने माना है कि T1 दो हमने संक्रमक युग्म मान लिए, T1 रिलेटेड T2 और T2 रिलेटेड T3। और कैसे है कि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर T1 T2 के समरूप, T2 T3 के समरूप तीन त्रिभुज हैं PQR, ABC और XYZ, ये तीन त्रिभुज अगर हैं, ये इसके समरूप, ये इसके समरूप, तो ये भी तो इसके समरूप होगा। अर्थात जब तीनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोई भी दो आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पे T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। तो दिस इंप्लाइज T1 T3 के समरूप होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतः T1 रिलेटेड T3। ठीक, माना था कि T1 रिलेटेड T2 है और T2 रिलेटेड T3 है और आ गया T1 रिलेटेड T3। ठीक, अतः संबंध कैसा हो जाएगा, अतः संबंध संक्रमण है, ऐसा होगा। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। जब कोई संबंध सतुल्य, सममित और संक्रमक हो जाता है तो ऐसा संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है।